हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। दोस्तों, चाहे कुछ करिए, बस अपनी पढ़ाई के साथ कभी कंप्रोमाइज़ मत करिए। जिस हद तक हो सके, जितना हो सके उस हद तक पढ़ाई करिए, क्योंकि आपकी इस पढ़ाई के साथ न केवल आपके बल्कि ना जाने कितने लोगों के सपने जुड़े हुए हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत से करिए और अंततः यही है कि दोस्तों कि जीवन में किसी के लिए ना सही तो अपने माँ बाप के लिए सफल होकर दिखाइए। अपने कंधों पर स्टार लगाइए और अपने माँ बाप के लिए ज़रूर कुछ करके दिखाएं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। पिछली वीडियो हम मौर्योत्तर काल में जो देशीय राजवंश थे उनको हम पढ़ चुके थे। मौर्योत्तर काल में जैसे कि शुंग वंश, काण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश और वाकाटक वंश, इन सभी वंशों को हमने दोस्तों देख लिया था। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम जो विदेशीय राजवंश थे, क्योंकि मौर्योत्तर काल में मौर्य काल जो था दोस्तों 322 से लेकर 184 ईस्वी पूर्व के बीच था, और इसी के बाद से हमें देखने को मिलता है मौर्योत्तर काल। क्योंकि दोस्तों पुष्यमित्र जो शुंग था वह हालांकि ठीक था, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, लेकिन इतने बड़े दोस्तों साम्राज्य को संभाल पाना किसी एक राजा के बस में नहीं था जो कि सारी शक्तियां केंद्रित हों। अशोक के द्वारा तो अपने साम्राज्य को 5 भागों में बांट दिया गया था। क्यों? प्रशासन के सुदृढ़ता की दृष्टि से, क्योंकि प्रशासन अच्छा चल सके। अब केंद्रीकृत प्रशासन होने के बाद इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाना एक राजा के लिए नामुमकिन था। अंततः होता क्या है कि बहुत से राजवंश उभर के सामने आने लगते हैं। उसी में हमने देखा था कि कुछ देशी राजवंश जो हमारे क्षेत्रीय स्तर पर उभर कर सामने आए, जिन्हें राजाओं के द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, कमजोर सत्ता देखकर उन्होंने ही खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके बाद में कुछ रहे विदेशी राजवंश। विदेशी राजवंश मौर्योत्तर काल में, जैसे कि इससे पहले दोस्तों हमने देखा कि भारत पर 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर का आक्रमण हो चुका था। अब जब सिकंदर ने हिंदू कुश पर्वत के पार करते हुए खैबर दर्रे से जब भारत में आता है और आक्रमण करता है, कुछ क्षेत्र को भी लाइट चली गई है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। लाइट का दोस्तों इन्वर्टर वगैरह कुछ है नहीं, लाइट आती है जाती है, आती है जाती है, ऐसे वीडियो को बार बार रोक नहीं सकते। इसी लाइट के चक्कर में दोस्तों कल आपकी वीडियो नहीं बन पाई थी, तो बार बार ऐसे नहीं रोक सकते, और मुझे भी फिर हो सकता है कि मेरे वजह से भी किसी दिन वीडियो ना बन पाए, तो ऐसे काफ़ी टाइम लॉस हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल देखते हैं कि आपको चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। 326 में सिकंदर का आक्रमण तो हो चुका था, और साथ ही यूनानी जो राजा थे उनको भी यह एहसास होने लगा था कि भारत को जीतना नामुमकिन नहीं है, जीता जा सकता है। और इसी को देखते हुए भारत में होते हैं फिर मौर्योत्तर काल में, क्योंकि कोई केंद्रीय शक्ति तो बची नहीं थी जो यूनानियों को या ईरानी जो मध्य एशिया से आए थे उनको हरा सके। इसीलिए भारत में होते हैं कुछ विदेशी आक्रमण और विदेशी राजवंश जिन्होंने भारत पर सत्ता को स्थापित किया। वह पहले जो थे वह थे हिंद यवन, या इन्हें इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले यह देखते हैं, हिंद यवन को पढ़ेंगे, शकों को पढ़ेंगे, पहलव या पल्लव को पढ़ेंगे और कुषाण को पढ़ेंगे। इनके जो प्रमुख शासक है जो आपने देखे होंगे, जैसे कि हिंद यवन है जिसका प्रमुख शासक है मेनांडर, शक में रुद्रदामन जिसका आपने गिरनार गुजरात में रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख देखा होगा। इसके बाद में है पहलव या पल्लव वंश जिसका प्रमुख शासक है गोंदोफर्नेज, और जिसका कुषाण वंश जिसका प्रमुख शासक है कनिष्क। कनिष्क के बारे में यकीनन आपने जरूर सुना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी ना बने, इसलिए जल्दी जल्दी चीज़ों को देखते हैं, और जहाँ पर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइज करके दोबारा से आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे जो पहला हमारा राजवंश है वह है हिंद यवन। कौन सा दोस्तों? हिंद यवन। अब भारत में कोई केंद्रीय सत्ता तो नहीं थी, इसलिए विदेशियों के आक्रमण होते हैं, और विदेशी सत्ता भारत में जिन्होंने स्थापित की वह पहले हिंद यवन थे। क्यों थे? कि इससे पहले ईरानी आक्रमण भी हुए थे दोस्तों, यूनानी भी आक्रमण हुए थे। और यूनानी आक्रमणों क्या था, भारत के कुछ हिस्से को जीता तो था, लेकिन भारत में स्थायी रूप से अपनी सत्ता को उन्होंने स्थापित नहीं किया था। एग्जाम में सबसे पहले प्रश्न यही पूछा जाता है कि
विदेशीय कौन थे जिन्होंने भारत में पहली बार सत्ता को स्थापित किया? तो कंफ्यूजन के मारे कुछ लोग ईरानी करते हैं और कुछ लोग यूनानी करते हैं, लेकिन जो सही आंसर है दोस्तों वह है हिंदयवन। हिंदयवन पहले यूनानीय थे। कौन थे दोस्तों? पहली बात तो हिंदयवन जो थे यूनानीय थे। कहां से आए थे? अफगानिस्तान, मध्य एशिया वाले क्षेत्रों से ये भारत में आए थे। विदेशीय सत्ता को स्थापित करने वाले पहले कौन थे? हिंद और यवन थे। अब दोस्तों इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जब यहाँ से सिकंदर लौट के वापस जाता है अपने देश बेबीलोन, तो होता क्या है दोस्तों कि रास्ते में ही बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है 323 बीसी में। और फिर जो शासक बनाया जाता है, कौन बनाया जाता है? वह बनाया जाता है उसका स्थल सेना का सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर। कौन था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर। अब संपूर्ण जो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र तक, जहां तक भारत की सीमा थी और उसके बाद जहां तक सीमा थी वह किसकी थी? सेल्यूकस की। अंततः दोस्तों होता क्या है कि सेल्यूकस निकेटर की प्रशासन चलाया जाता है वह एक केंद्रीकृत रूप से चलाया जाता था। और सेल्यूकस निकेटर इतने बड़े साम्राज्य को, हालांकि जो सेल्यूकस निकेटर का जो साम्राज्य था यहाँ अफगानिस्तान वाले, ईरान वाले और संपूर्ण मध्य एशिया वाले क्षेत्रों में प्रमुख शासक के तौर में, क्योंकि सिकंदर द्वारा जीता गया था और सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का, इसलिए संपूर्ण जो जब सिकंदर की मृत्यु होती है तो संपूर्ण साम्राज्य सेल्यूकस के हाथों में आ जाता है। अब सेल्यूकस इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के काबिल नहीं था, इसलिए अंततः होता क्या है कि बहुत से मंत्रियों को जिन्हें प्रशासन के लिए नियुक्त किया था उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। उन्हीं में ही थे हिंदयवन। कौन थे दोस्तों? हिंदयवन, जिन्होंने सेल्यूकस के साम्राज्य में से खुद को स्वतंत्र कर लिया था। ठीक है दोस्तों, कहानी आपको थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। हिंदयवन कौन थे? तो हिंदयवन वे थे सिकंदर ने जिस क्षेत्र को जीता था 323 में, उसकी मृत्यु के बाद वही क्षेत्र आता है सेल्यूकस निकेटर के पास। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। अब सेल्यूकस निकेटर इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाता है, इसलिए कुछ राजवंश स्वतंत्र होते हैं और अपने को जो स्वतंत्र करवाया, अपने क्षेत्र को जो स्वतंत्र करवाया सेल्यूकस के साम्राज्य से, वह था दोस्तों डियोडोट्स। डियोडोट्स ने अपने क्षेत्र को, जहां पर फिर बाद में हिंदयवन शासक राज करने लगे, किसने स्वतंत्र करवाया था? एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में खुद को उभारा, तो सेल्यूकस निकेटर के साम्राज्य थे, वह था डियोडोट्स। डियोडोट्स ने तो दोस्तों स्वतंत्र करवा लिया था, लेकिन जो पूर्णतः अलग अपने सेल्यूकस के साम्राज्य से जो पूर्णतः अलग हुआ वह हुआ दोस्तों डियोडोट्स द्वितीय के द्वारा। सेल्यूकस निकेटर के साम्राज्य से स्वतंत्र एक प्रशासनिक इकाई के रूप में जिसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया वह था डियोडोट्स। और डियोडोट्स द्वितीय ने अपने पूरे जिस पर शासन किया करता था उसके पूरे शासन को पूर्णतः अलग कर लेता है सेल्यूकस से। और यही जो शासन का पूरा जो क्षेत्र अलग हुआ था वही कहलाते हैं दोस्तों हिंदयवन। ठीक है दोस्तों, अब हिंदयवन में दोस्तों था क्या कि हिंदयवन की दो शाखाएं थी। अब दो शाखाएं कैसी थी? एक डेमेट्रियस वंश और एक यूक्रेटाइज्ड वंश। कौन सा दोस्तों? फिर से देखिए, डेमेट्रियस वंश और यूक्रेटाइज्ड वंश। अब देख सकते हैं दोस्तों हिंदयवन की दो शाखाओं को यहाँ पर मैप में और क्लियर करने की कोशिश करिए। डेमेट्रियस वंश और यूक्रेटाइज्ड वंश। डेमेट्रियस वंश था, इसका शासक था डेमेट्रियस, इसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ता है डेमेट्रियस वंश। यूक्रेटाइज्ड वंश का जो संस्थापक था वह था यूक्रेटाइज्ड, इसी के नाम पर इस वंश का नाम जो पड़ता है यूक्रेटाइज्ड पड़ता है। अब दोस्तों डेमेट्रियस वंश का जो राजा था वह डेमेट्रियस प्रथम था संस्थापक, और इसके बाद में जो प्रमुख शासक आता है, महान शासक आता है डेमेट्रियस वंश का या हिंदयवन का कहें तो वह आता है दोस्तों मिनांडर। एग्जाम में पूछा जाता है कि मिनांडर किस वंश से था, तो किससे था? डेमेट्रियस वंश से, ना कि यूक्रेटाइज्ड वंश से। अब दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा कि मिनांडर किस वंश से था, तो डेमेट्रियस वंश से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जब हम पढ़ेंगे कहानी के रूप में देख के कि हाँ किस तरीके से चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो याद करने में हमें परेशानी नहीं होगी और आसानी से जो इनडायरेक्टली प्रश्न बनते हैं उनको भी हम कर पाएंगे। यहाँ पे आपको जौन सा हम पढ़ेंगे, जैसे कि हिंदयवन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा, मैप को देखिए, उनकी लोकेशन को देखिए, क्योंकि दोस्तों जिस टाइम पे यह देसी राजवंश चल रहे थे उसी टाइम पे भी इनका आक्रमण हो रहा था, ये भी अपनी सत्ता को स्थापित कर रहे थे, इसलिए दोनों के बीच भी हमें युद्ध देखने को मिलते हैं। डेमेट्रियस वंश और यूक्रेटाइज्ड वंश। डेमेट्रियस वंश की जो राजधानी थी वह थी दोस्तों साकल। डेमेट्रियस वंश के जितने भी राजा रहे उनकी राजधानी क्या रही?
साकल। अब आपसे पूछेगा कि मेनांडर ने किसको राजधानी बनाया था, तो आपको मेनांडर को स्पेशली नहीं लड़ना है, केवल दोस्तों आपको याद करना है कि डेमेट्रियस वंश का शासक था, एक प्रमुख शासक था या महान शासक था मेनांडर। और मेनांडर तथा सभी डेमेट्रियस वंश के जितने भी शासक रहे उनकी राजधानी क्या रही, साकल थी। और साकल मेनांडर के समय में प्रमुख शिक्षा का केंद्र भी था। कौन सा दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जिसे राजधानी बनाएगा, राजधानी किसे बनाया जाता है, जो शिक्षा की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से सुचारू हो सके, जिसके जरिए पूरे पूरे क्षेत्र पर प्रशासन अच्छे से चलाया जा सके, उसी को तो बनाया जाएगा। साकल जो था वह डेमेट्रियस वंश की राजधानी था तथा शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था। इनका जो दोस्तों क्षेत्र था वह झेलम नदी से लेके मथुरा तक का क्षेत्र था। यूक्रेटाइज्ड वंश की जो राजधानी थी वह थी तक्षशिला। इनका जो क्षेत्र था वह बैक्टीरिया, अफगानिस्तान को पहले बैक्टीरिया कहा जाता था, बैक्टीरिया से लेकर झीलम तक का क्षेत्र था। अब दोस्तों हम थोड़े से मैप के जरिए देखने की कोशिश करते हैं। यहां से दोस्तों कुछ नहीं, आप थोड़ा सा देख लें कि यह जो क्षेत्र है पूरा, मैं अफगानिस्तान को मिलाकर ये वाला क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र पर दोस्तों हुआ करता था यूक्रेटाइज्ड वंश, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। जिसकी राजधानी कहां पर, यहां पर थी, तक्षशिला। और जो कि क्षेत्र कहां था, बैक्टीरिया, अफगानिस्तान से लेकर झेलम नदी तक। दोस्तों यहां से जाती है, एक मिनट दोस्तों, यहां से आती है सिंधु नदी। अब सिंधु नदी जो दोस्तों यहां से आती है, सिंधु नदी के नीचे से आती है चिनाब नदी, और चिनाब नदी में फिर आके मिलती है झेलम नदी। सिंधु नदी, झेलम नदी। झेलम नदी दोस्तों याद रखिएगा चिनाब की सहायक नदी है, ना कि सिंधु की। सिंधु की सहायक नदी है चिनाब। अब झेलम नदी यहाँ तक्षशिला से लेके, अफगानिस्तान से लेके जो झेलम नदी तक का जो क्षेत्र था वह कहलाता था दोस्तों यूक्रेटाइज्ड वंश का यहाँ पर शासन था। अब दोस्तों वो वंश जो भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया, झेलम नदी से लेके उत्तर प्रदेश, यह रहा दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा तक जो इस क्षेत्र में राज्य अवस्थित था वह दोस्तों था डेमेट्रियस वंश। आप मैप में दोस्तों आप क्लियर देख सकते हैं, बता मैं इसलिए देता हूं कि आप चीज़ों को समझ सके थे, हाँ किस तरीके से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जब आप मैप में देखेंगे और यूपीएससी वगैरह में आप मैप देके पूछेगा तो यकीनन इन प्रश्नों को आप इजीली कर पाएंगे। फिर से देखते हैं दोस्तों, डेमेट्रियस वंश की राजधानी थी साकल, ठीक, और यूक्रेटाइज्ड वंश की थी तक्षशिला। इनका जो क्षेत्र था वह झेलम से लेकर मथुरा तक भारत में थे ये डेमेट्रियस, और यूक्रेटाइज्ड था। हालांकि अफगानिस्तान वाला क्षेत्र यहां तक दोस्तों भारत का ही शासन था। और यूक्रेटाइज्ड जो वंश था वह बैक्टीरिया, अफगानिस्तान से लेकर झेलम तक शासन करता था। अब देखते हैं दोस्तों हम डेमेट्रियस वंश के जो प्रमुख शासक रहे, दो ही शासक है, एक डेमेट्रियस प्रथम और मेनांडर। इसमें भी जो डेमेट्रियस वंश का जो सबसे प्रतापी कहें, सबसे प्रमुख कहें, सबसे शक्तिशाली कहें, तो जो शासक था वह था मेनांडर। डेमेट्रियस प्रथम जो कि 189 से लेकर 171 ईस्वी पूर्व के बीच रहता है। याद रखेंगे, थोड़ा सा दोस्तों आप नजर में रखें कि हाँ किस टाइम पे ये चीजें थी। आपको पता तो है ही कि मौर्योत्तर काल में थी। मौर्योत्तर काल में भी आप याद रखें कि किस टाइम पे थी, ताकि जब देशी राजवंशों से पूछे कि जब इनका आक्रमण हुआ तो कौन से राजा थे, कौन से राजा से इनका युद्ध हुआ, तो दोस्तों जब हिंद यवनों का आक्रमण हुआ था उस टाइम पे भारत में शुंग राजवंश था। कौन सा राजवंश? शुंग राजवंश। आगे देखेंगे हम 189 से लेकर 171 ईस्वी पूर्व तक डेमेट्रियस प्रथम ने शासन किया। और 183 में, याद रखेंगे दोस्तों, पूछा गया है कई बार, 183 में साकल को जीत लिया था इसने। 183 में, कब दोस्तों? 183 में जो डेमेट्रियस प्रथम था इसने साकल को, साकल या कहें या सियालकोट कहें, साकल या सियालकोट को जीत लिया तथा उसी को अपनी राजधानी बनाया। इसने दोस्तों जब आक्रमण किया तो उस समय पुष्यमित्र शुंग का शासन था। किसका था? पुष्यमित्र शुंग का शासन था। और इसके द्वारा दोस्तों यूनानी प्लस खरोष्टीय लिपि में सिक्के जारी किए गए थे। डेमेट्रियस प्रथम के द्वारा यूनानी प्लस खरोष्टीय लिपि में सिक्के जारी किए गए थे। यह क्या था दोस्तों? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बैक्टीरिया या अफगानिस्तान का शासक था। बैक्टीरिया या अफगानिस्तान का शासक था।
भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की, और इसने जो उपाधि धारण की वह राजा की उपाधि थी। यह दोस्तों पॉइंट इसलिए है क्योंकि यूनान के शासक होने के बाद भी इन्होंने यूनानियों की उपाधि धारण नहीं की, इन्होंने उपाधि धारण की भारतीयों की, और भारतीयों में भी जो उपाधि धारण की किसने, डेमेट्रियस प्रथम ने, वह राजा की उपाधि धारण की। चलिए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं कि हमने डेमेट्रियस प्रथम में क्या देखा, कि डेमेट्रियस प्रथम जो कि 189 से लेकर 171 ईस्वी पूर्व तक शासन करता है। 183 में साकल या सियालकोट के भाग को जीत लेता है, और जब आक्रमण करता है तो उस टाइम पे जो शासक था वह था शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। इसने यूनानी प्लस खरोष्टीय लिपि में सिक्के जारी किए थे। बैक्टीरिया का शासक था और भारतीय राजाओं की इसने उपाधि धारण की थी। ये रहा दोस्तों 2-3 पॉइंट। अब इसके बाद में जो प्रमुख शासक है वह है मिनांडर। यह दोस्तों इसका थोड़ी सी आप एग्जैक्ट डेट को याद रखेंगे कि मिनांडर जो कि 165 से लेकर 145 ईस्वी पूर्व तक शासन करता है। कब तक दोस्तों, 165 से 145, 165 से लेके 145 ईस्वी पूर्व तक शासन करता है मिनांडर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक यही है। प्रथम शासक जो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। अब तक दोस्तों ऐसा कोई भी शासक नहीं था विदेशी शासक, हालांकि दोस्तों यहाँ पे शासक लिख दिया गया लेकिन विदेशी, अब तक ऐसा कोई भी शासक नहीं था विदेशी शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया हो। पहला विदेशी शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया वह था मिनांडर, और मिनांडर को जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दी थी वह दी थी दोस्तों नागसेन ने। और मिनांडर को बौद्ध धर्मों में क्या कहा गया है, मिनांडर को बौद्ध धर्मों में कहा गया है मिलिंद। क्या कहा गया है दोस्तों, मिलिंद। अब हुआ क्या था दोस्तों, कि था मिनांडर, और यहाँ पे जो थे बौद्ध भिक्षु कौन थे, नागसेन। मिनांडर ने नागसेन से कुछ प्रश्न पूछे, मिनांडर ने नागसेन से प्रश्न पूछता था और नागसेन उसके हर प्रश्नों के उत्तर देते थे। मिनांडर के प्रश्नों को तथा नागसेन के उत्तरों को एक बुक में लिखा गया है जो कि नागसेन ने खुद लिखी है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। क्योंकि मिलिंद कहा जाता था मिनांडर को, और पन्हो का मतलब पूछना। मिलिंद जब नागसेन से प्रश्न पूछता था तो उसके उत्तर देते थे नागसेन उत्तर देते थे, और इसी कारण हुआ क्या कि नागसेन ने इन्हीं प्रश्न उत्तरों को लिखा हैगा मिलिंद पन्हो में। आप यूपीपीसीएस 2023 का पेपर देखेंगे तो एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछा गया था कि मिलिंद पन्हो किसके द्वारा लिखी गई है, यूपीपीसीएस 2023 का, जो कि मैंने दोस्तों पेपर आपको सॉल्व भी कराया था। एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, और जो बार बार मिनांडर से प्रश्न बनता है बस यही पूछा जाता है कि मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, तो नागसेन ने। इनके द्वारा बुक लिखी गई है मिलिंद पन्हो। नागसेन कौन थे, बौद्ध भिक्षु थे। मिनांडर किस धर्म को मानता था, तो बौद्ध धर्म को मानता था। अगला है दोस्तों कि पुष्यमित्र शुंग ने इसको हराया था। किसने हराया था, पुष्यमित्र शुंग ने। जब इसने भारत पर आक्रमण किया, सत्ता को स्थापित किया, फिर दोस्तों होता क्या है, होना क्या था, देशी और विदेशी राजाओं के बीच क्षेत्र विस्तार को लेकर युद्ध होते हैं, और पुष्यमित्र शुंग जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, शक्तिशाली था। शक्तिशाली होता भी क्यों नहीं कि पूरे दोस्तों मौर्य साम्राज्य पर जो सत्ता को संभाला वह पुष्यमित्र शुंग ने ही संभाला। इसलिए दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को पराजित कर दिया था। यह दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। पहला शासक जिसने सोने के सिक्के जारी किए, पहला शासक जिसने सोने के सिक्के जारी किए, हालांकि दोस्तों यह शुद्ध सोने के सिक्के नहीं थे। आगे तो हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे प्रश्न बनते हैं। पहला शासक जिसने सोने के सिक्के जारी किए वह कौन था, वह था मिनांडर, और इसके सिक्कों पर जो बना हुआ था धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध के द्वारा जब प्रथम उपदेश दिया जाता है तो उसे जाना सारनाथ में, उसे जाना जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन के, उसी का प्रतीक है धर्मचक्र। और इसी कारण जो मिनांडर के सिक्कों पे हमें जो प्रतीक देखने को मिलता है वह था धर्मचक्र का। दोस्तों देखिए कितना पढ़ चुके हैं हमने सबसे पहला हिंद यवन को देखा। हिंद यवन में 2 वंश थे, डेमेट्रियस वंश और यूक्रेटाइड वंश। इसके जो प्रमुख, इसकी राजधानी थी साकल, क्षेत्र था झेलम से मथुरा तक का। यही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इससे पॉइंट कम पूछे जाते हैं। जो यूक्रेटाइड वंश है क्योंकि थोड़ा भारतीय क्षेत्र से थोड़ा सा बाहर था, इससे प्रश्न कम पूछे जाते हैं। अब जो
इसमें हमने डेमेट्रियस प्रथम को देखा, मिनांडर को देखा। मिनांडर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद में यूक्रेटाइज्ड वंश में इनकी राजधानी थी तक्षशिला, वो जो क्षेत्र था बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान से लेकर झेलम तक का। इसका जो प्रमुख शासक है या कहें यूक्रेटाइज्ड वंश का, जिस तरह मिनांडर शक्तिशाली शासक है डेमेट्रियस वंश का, उसी तरह यूक्रेटाइज्ड वंश का प्रमुख जो शासक है वह है कौन सा? एंटियोक्विड्स। एंटियोक्विड्स किस वंश का है पूछा जाता है एग्जाम में, तो यूक्रेटाइज्ड वंश का है। इसके बारे में थोड़ी दोस्तों 2 पॉइंट है केवल, जिनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहला पॉइंट है जो यही पॉइंट इससे पूछा जाता है कि एंटियोक्विड्स, पहला प्रश्न एंटियोक्विड्स किस वंश से था, तो यूक्रेटाइज्ड वंश से। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि हेलियोडोरस, हेलियोडोरस एक राजदूत के तौर पर जिसको भागभद्र के दरबार में भेजा था, भागभद्र के दरबार में भेजा था। एंटियोक्विड्स ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भागभद्र के दरबार में भेजा। और होता क्या है दोस्तों, जो हेलियोडोरस था, हेलियोडोरस के द्वारा गरुड़ स्तंभ की स्थापना की जाती है। अगर दोस्तों आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो यकीनन चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में नहीं है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था जब इसके पहले वाला देशीय राजवंशों को देखा था। तो हेलियोडोरस किसका राजदूत था? एंटियोक्विड्स का। किसके दरबार में भेजा गया था? भागभद्र के दरबार में। और दोस्तों इसने स्थापना किसकी की थी? तो गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। और दोस्तों अंतिम जो शासक था हिंद यवनों में, हिंद यवन में जो अंतिम शासक था वह था हर्मियंस। पूछा जाता है एग्जाम में बार बार कि हिंद यवन का जो अंतिम शासक था वह कौन था? वह था हर्मियंस। ठीक है दोस्तों, देख चुके हैं हम हिंद यवन को। अब हिंद यवन में थोड़ी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछे जाते हैं कि गांधार शैली भारत में किसके द्वारा लाई गई, यानी कि गांधार शैली की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो किनके द्वारा की गई? वो की गई हिंद यवनों के द्वारा, इंडो ग्रीक के द्वारा। गांधार शैली जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है गांधार शैली को। गांधार शैली को जो कि देख लीजिए आप यहीं पे, ईरानी प्लस आर्माइक, ईरानी और आर्माइक शैली का जो मिक्सचर है, यानी कि जो मिश्रित होकर बनी है वह गांधार शैली बनी है। और महात्मा बुद्ध की आपने देखी होगी दोस्तों, जो घुंघराले बाल वाली जो मूर्ति है, जो घुंघराले बाल वाली मूर्ति है वह किस शैली में बनाई गई थी? वह गांधार शैली में बनाई गई थी। और गांधार शैली की जो प्रमुख विशेषता थी, इसमें काले पत्थरों का उपयोग किया जाता था। मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग किया जाता, जो कि आगे भी हम देखेंगे। हालांकि दोस्तों जो चलाई गई थी वह इनके द्वारा चलाई गई थी, लेकिन विकास इनका जो किया जाता है वह किनके द्वारा किया जाता है वह हम अभी देखेंगे। पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो पर्दा का जो प्रथा का प्रचलन किया वह यूनानियों की ही देन है। वर्तमान में जो हम भारत में देख रहे हैं पर्दा प्रथा, और जो आगे भी हमें देखने को मिली है, जो पुरुषों तथा महिलाओं में एक समानता लेकर बहुत बड़ी दृष्टि से देखा जा सकता है, जिसे वह है पर्दा प्रथा। किसके द्वारा चलाई गई थी? यूनानियों के द्वारा चलाई गई थी, हिंद यवनों के द्वारा चलाई गई थी। हिंद यवन शासकों ने ही सोने के सिक्के चलाए थे, जैसे कि हमने पहले देखा हिंद यवन में भी मिनांडर के द्वारा चलाए गए थे। हिंद यवन शासकों के द्वारा, किसके द्वारा? हिंद यवन शासकों के द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए थे। तो हम दोस्तों देख चुके हैं यवन वंश को, जो कि विदेशीय राजवंश है। हमने इसके मैप को भी देखा, आपको लोकेशंस भी मैंने दिखाई। इससे आप जो क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा दोस्तों पढ़ना नहीं है कि ज़्यादा पढ़ के हम दोस्तों कोई हमें पीएचडी तो करनी नहीं है कि हम एक ही वंशों को पढ़ते रहें। इससे प्रश्न लिमिटेड बनते हैं। लिमिटेड क्यों बनते हैं? कि ना तो दोस्तों यह भारतीय राजवंश थे, यह विदेशी राजवंश थे, तो एग्जामिनर खुद इनको इग्नोर करता है। प्रश्न जो बनते हैं वह बनते हैं देशी राजवंशों से, जिनको हमने कल की वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था। अब देखते हैं दोस्तों शक राजवंश को। हिंद यवनों के बाद जो भारत पर आक्रमण करते हैं या सत्ता को स्थापित करते हैं वह कौन थे? वह थे दोस्तों शक। कौन थे? शक थे। भारतीय स्रोतों में या भारतीय ग्रंथों में इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया है सीथियन। क्या कहा गया है दोस्तों? याद रखेंगे, पूछा गया है कि भारतीय ग्रंथों में इन्हें सीथियन लिखा गया है। इनका जो प्रमुख मूल निवास स्थान था वह था उत्तरीय सीरिया। उत्तरीय सीरिया इनका मूल
निवास स्थान था और बोलन दर्रे होते हुए, कौन से दर्रे दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न इसमें विशेष वगैरह कई बार बना है कि सब कहाँ के मूल निवासी थे, कहाँ के थे, उत्तरीय सीरिया के मूल निवासी थे। बोलन दर्रे होते हुए भारत पर आक्रमण करते हैं और सत्ता को स्थापित करते हैं। अपने मूल कबीले, आपने दोस्तों खूब यूचीय कबीले का नाम सुना होगा, आज इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अपने मूल कबीले, जो कि हम बात कर सकते हैं कि चीन वाले और मध्य एशिया के भारत के क्षेत्रों में था, कौन सा, यूचीय कबीला। अपने मूल कबीले यूची द्वारा खदेड़ दिए जाने के कारण यह दोस्तों भारत में आए थे। इनकी कहानी क्या है फिर से देखते हैं। भारतीय स्रोतों में इन्हें सिथियन कहा गया है। इनका निवास स्थान उत्तरीय सीरिया था। बोलन दर्रे दोस्तों, बोलन दर्रे होते हुए जो भागकर भारत में आए थे, क्यों आए थे कि इनका जो कबीला, मूल कबीला था वह था यूची कबीला। यूची कबीले के द्वारा इनको खदेड़ दिया गया था। अब शकों की दोस्तों 5 शाखाएं थी। शकों की कितनी शाखाएं थी, 5 शाखाएं थी। और 5 शाखाओं में भी 2 शाखाएं थी जो प्रमुख थी और जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया। इन 2 शाखाओं में भी जो पश्चिमी क्षत्रप थे, पश्चिमी क्षत्रप में नौपान और रुद्रदामन जैसे प्रमुख शासक इसी में थे। पश्चिमी क्षत्रप में जो 5 शाखाओं में प्रमुख रही वह 2 रही दोस्तों, और 2 को ही हमें पढ़ना है। एक पूर्वीय क्षत्रप जो कि मथुरा वाले क्षेत्रों में थे, और एक पश्चिमी क्षत्रप जो कि कहाँ थे दोस्तों, नासिक और उज्जैन वाले क्षेत्रों में। इसका दोस्तों यहीं पर मैप देख लेते हैं एक बार। ठीक है दोस्तों, जो शक शासक थे इनका जो मूल 2 ही में पढ़ना है। 5 शाखाएं थी, 5 शाखा यूची कबीले द्वारा खदेड़ा गया, बोलन दर्रे होते हुए भारत में आए। शकों की 5 शाखाएं थी, जो कि 5 शाखाएं आपको यहाँ मैप में दिखाई दे रही होंगी। आप मैप को देखिए और क्लियर करिए। 5 शाखाओं में से दोस्तों 2 ही महत्वपूर्ण थी, एक उत्तरीय क्षत्रप और एक पश्चिमी क्षत्रप। पश्चिमी क्षत्रप और उत्तरी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप जो थे मथुरा वाले क्षेत्रों में थे। कहाँ थे दोस्तों, मथुरा वाले क्षेत्र में, क्योंकि जो भारत के उत्तरी पश्चिमी, उत्तरीय पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर थे दोस्तों कौन, शक। और शक में भी एक शाखा जो निकल के आती है वह निकल के आती है मथुरा, इसे कहते हैं दोस्तों उत्तरीय क्षत्रप। और एक जो शाखा निकल के आती है इनमें यह निकल के आती है, इसे कहते हैं दोस्तों हम पश्चिमी क्षत्रप। पूरी जो मूल सभी जो 5 शाखाएं थी वो यही थी। 3 शाखाएं यहाँ पर थी जो कि हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और एक शासक थी उत्तरी क्षत्रप और एक शाखा थी कौन सी, पश्चिमी क्षत्रप। पश्चिमी क्षत्रप जो कि उत्तरी क्षेत्र से ज़्यादा भी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, मैप आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे आपको मैप दिख भी रहा होगा, तो आप उसको देखिए और करने की कोशिश करिए, ताकि जब एग्जामिनर मैप से क्वेश्चन बनाए ये आपको दिखाए कि हाँ इनका विस्तार कहाँ पर था। होता क्या है दोस्तों कि आपको यूपीएससी में मैप दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि किस राजवंश से संबंधित है, तो आप अगर मैप देखा होगा तो यकीनन आप कर पाएंगे 1 मिनट में। और मैप देख के थोड़ी सी दोस्तों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ कौन सी चीज़ें कहाँ पर चल रही हैं। तो दोस्तों फिर से देखते हैं कि शक जो थे भारतीय स्रोतों में सीथियन कहा गया है, उत्तरीय सीरिया के निवासी थे, बोलन दर्रे होते हुए भागकर भारत में आए क्योंकि अपने मूल कबीले यूची द्वारा इन्हें खदेड़ा गया था। कुछ दोस्तों झड़प हो गई होगी या आनाकानी के चक्कर में इन्हें भगा दिया गया होगा। शकों की 5 शाखाएं थी, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण है, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरीय क्षत्रप जो था वो मथुरा वाले क्षेत्रों में थे, और जो पश्चिमी क्षत्रप थे यह नासिक में थे और उज्जैन में थे। नासिक और उज्जैन में थे। इनका कार्यकाल जो रहा है भारत में सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है, पश्चिमी क्षत्रप का, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखते हैं दोस्तों उत्तरीय क्षत्रपों को। उत्तरी क्षत्रप किस क्षेत्रों में थे, यह मथुरा उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में थे। उत्तरीय क्षत्रप कैसे पहुंचे थे कि 57 ईस्वी पूर्व में विक्रमादित्य द्वारा मालवा से इन्हें खदेड़ दिया गया था। पहले ये थे दोस्तों मालवा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, यानी मालवा का जो पठार है उत्तरीय मालवा वाले क्षेत्र में यह थे, उत्तरीय मालवा वाले क्षेत्र में थे। और यहीं पर एक शासक थे विक्रमादित्य द्वारा मालवा से इन्हें खदेड़ा गया था या इन्हें पराजित किया गया था। तो भाग के पहुंचते हैं मथुरा वाले क्षेत्रों में, क्योंकि मथुरा वाला जो क्षेत्र था वह आता था शुंग राजवंश के अंतर, और शुंग राजवंश में इतने कुछ शक्तिशाली शासक नहीं थे, इसलिए थोड़ा बहुत
युद्ध होते हैं, युद्ध को अंततः जीत कर ये मथुरा में अपने साम्राज्य को स्थापित कर लेते हैं 57 बीसी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि 57 बीसी में उत्तरीय जो क्षत्रप थे, उत्तरीय क्षत्रपों को विक्रमादित्य के द्वारा मालवा से भगा दिया जाता है और इसी टाइम पे 57 बीसी में विक्रमादित्य के द्वारा एक संवत चलाया जाता है, विक्रम संवत। यह है दोस्तों इंपॉर्टेंट, और इसी से आप याद रखेंगे इस पूरी कहानी को, क्योंकि 57 बीसी में विक्रम संवत किसके द्वारा चलाया जाता है? विक्रमादित्य के द्वारा। और जो दोस्तों उत्तरीय क्षत्रप थे, क्यों चलाया जाता है? उत्तरीय क्षत्रपों को मालवा से भगा दिया जाता है, इसीलिए विक्रमादित्य ने विजय की खुशी में 57 बीसी में चलाया था विक्रम संवत। हालांकि दोस्तों कई संवत है, विक्रम संवत है, शक संवत है, और दोस्तों दुनिया भर के कैलेंडर है, उनको जो प्रश्न बनते हैं वो एक सेपरेट वीडियो में लास्ट में बताऊंगा प्राचीन भारत की, जिसमें सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप जो पॉइंट दिख रहे हैं आप पहले उनको याद करते चलिए। 57 बीसी में विक्रम संवत विक्रमादित्य के द्वारा चलाया जाता है। क्यों चलाया जाता है? कि उत्तरीय क्षत्रपों को मालवा से भगाने या खदेड़ दिए जाने के कारण। अब आते हैं दोस्तों हम पश्चिमी क्षत्रप पे। पश्चिमी क्षत्रप, इसके दोस्तों पश्चिमी क्षत्रप में दो वंश थे, एक शहराद वंश था और एक कर्दमक वंश था। कौन सा दोस्तों? शहराद वंश और कर्दमक वंश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको मैं यकीन से कह सकता हूं दोस्तों कि इतनी जो एक्सप्लेन करके मैं बताता हूं, इसलिए बताता हूं कि जब किसी भी स्टेट पीसीएस में आप देख रहे हैं, जैसे कि किसी भी स्टेट पीसीएस हो, उसमें यूपीएससी की तरह ही कुछ थ्योरेटिकल प्रश्न पूछने लगा है। अब उन थ्योरेटिकल प्रश्नों को या इनडायरेक्टली प्रश्नों को आप तभी कर पाएंगे जब इसको दोस्तों आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि पूर्वी क्षत्रप का विस्तार कहाँ पे था, पश्चिमी क्षत्रप का विस्तार पढ़ाने के दोस्तों मैं आपको 4 पॉइंट दिखा देता। शक साम्राज्य में केवल 4 ही पॉइंट याद करने के हैं, उनको मैं आपको बता देता, उससे क्या होता, आपको केवल 4 ही पॉइंट पता चलते, जो कि मेंस अगर यूपीपीसीएस मेंस देंगे तो आंसर राइटिंग के टाइम पे आप अच्छा नहीं लिख पाएंगे। मेंस की तो तैयारी अलग से नहीं होती है दोस्तों, जब प्री को भी अपना बेहतर बनाएंगे आप, जो कि प्री में भी आपकी हेल्प करेगा और मेंस में भी जब आप लिखने बैठेंगे उसमें भी आपकी बहुत मदद करेगा। इसीलिए मैं दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ाता हूं, ताकि जो प्री में भी जो थ्योरेटिकल प्रश्न बनते हैं उनको भी आप इजीली कर पाएँ। तो दोस्तों यकीन मानिए, आप जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ते चलिए, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है प्री के लिए। किसी भी स्टेट पीसीएस हो, आपको कोई भी एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी के लिए भी इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोर देन इनफ है, इसको पढ़िए और बार बार टाइमली एक बार वीडियो को देखिए, दोबारा वीडियो देख के आप अपनी नोट्स को बनाइए, दोबारा में फिर अपनी बार बार नोट्स को ही पढ़िए। बार बार कोई भी यूट्यूब चैनल की आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से देखते हैं शक की दोस्तों 5 शाखाएं थी, 5 में से 2 महत्वपूर्ण थी, उत्तरी और पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप जो कि मथुरा वाले क्षेत्रों में थे, पश्चिमी क्षत्रप इनके 2 राजवंश हमें देखने हुए थे। पश्चिमी क्षत्रप था यह 2 वंशों में विभाजित हो जाता है, एक शहरात वंश और एक कर्दमक वंश। शहरात जो वंश था वह नासिक महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में था, नासिक महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में था, और जो कर्दमक वंश था उज्जैन मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में था कर्दमक वंश। शहरात वंश का प्रमुख शासक था नौयान, नौपान का है या नौयान का है, एक ही शासक है दोस्तों। कौन था? नौपान था। इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा दोस्तों आपको नजर में रखना चाहिए, 119 से लेके 124 एडी के बीच रहता है नौपान। कौन रहता है दोस्तों? नौपान 119 से 124 एडी के बीच। कब से दोस्तों? 119 से 124 एडी के बीच रहता है नौपान। किस वंश का था दोस्तों? याद करिए किस वंश का था? शहराद वंश का। शहराद वंश कहाँ पे था? नासिक महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में। इसके बाद में एक कर्दमक वंश है जो कहाँ पे था? उज्जैन वाले क्षेत्रों में। यह कब तक था? इसका जो प्रमुख शासक था रुद्रदामन था। इसके बारे में यकीनन आपने सुना होगा। अब आपको समझ में आया होगा किस दिन पॉइंटर को हम रटते थे, वो पॉइंट आखिर जुड़े कहाँ से हैं, किस तरीके से इनकी कहानी है। कर्दमक वंश जो था वह कहाँ पे था? उज्जैन में। इसका प्रमुख शासक था रुद्रदेव। इसकी दोस्तों आपको डेट एग्जैक्ट याद रखनी है। इसी तरह 130 से लेके 150 एडी के बीच यह रहता है। क्यों रखनी है? क्योंकि पूछता है एग्जाम में कि जो रुद्रदामन के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया था वह कब का है, तो वह 150 ईस्वी का है। ठीक है दोस्तों। अब बीसी में और एडी में कंफ्यूज ना हो। बीसी जो होता है बिफोर क्राइस्ट, जो कि ईस्वी पूर्व होता है, और एडी जो होता है एना डोमिनी ईस्वी होता है। ठीक है दोस्तों। अब 0 ईस्वी क्या है, ईसा मसीह का जन्म है, इन सभी को मैंने थोड़ा सा पहले बता गया था। और जब हम प्राचीन भारत के पूरे वीडियो को देख लेंगे, लास्ट में मैं आपको इसकी संबंध वगैरह हैं जो कैलेंडर है उनकी वीडियो में एक सेपरेट बनाऊंगा, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा से एक्सप्लेन कर सकूं। जो प्रश्न पूछता है कि अगर हम विक्रम संवत में कितने वर्ष जोड़ें
कि हम दोस्तों जो वाकई में ईसा मसीह का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके समान हो जाएं। इस तरीके से प्रश्न जो पूछता है उनको हम इजीली कर पाएंगे। कर्दमक वंश में दोस्तों था रुद्रदामन, और यहाँ पे क्षयरात वंश में था नौपान। क्षयरात वंश नासिक वाले क्षेत्रों में, कर्दमक वंश उज्जैन वाले क्षेत्रों में। यह जो था वो 119 से 124 ईस्वी में था, यह था 130 से 150। इसका जो दोस्तों प्रमुख है वह है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख जो इसके द्वारा 150 एडी में जारी किया गया था। कहाँ से प्राप्त हुआ है? गिरनार गुजरात में यह प्राप्त हुआ है। कहाँ से? गिरनार गुजरात में जूनागढ़ अभिलेख। इसके बारे में दोस्तों है क्या कि है विशुद्ध संस्कृत भाषा का, विशुद्ध संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख है जो किसके द्वारा जारी किया गया है? यह संस्कृत भाषा, विशुद्ध संस्कृत भाषा में और किसमें? खरोष्टी लिपि में लिखा गया पहला शिलालेख है जो किसके द्वारा? रुद्रदामन के द्वारा गुजरात गिरनार गुजरात में बनवाया गया था। विशुद्ध, आप इसको याद रखेंगे, विशुद्ध संस्कृत भाषा का, विशुद्ध संस्कृत भाषा का यह है। इस समय जब दोस्तों रुद्रदामन गुजरात वाले क्षेत्रों में शासन कर रहा तो इस समय जो इसका राज्यपाल था, राज्यपाल कौन था? यह राजा जो था राज्यपाल कौन था? वह था सुविशाख। और सुविशाख के द्वारा ही रुद्र यानी कि जो सुदर्शन झील थी, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया जाता है, पुनर्निर्माण कराया जाता है। हालांकि इससे पहले भी हमने कई बार सुदर्शन झील को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बताइए दोस्तों। हाँ पढ़ा है हमने, पढ़ा हैगा तो आप दिमाग लगाइए, पेजों को पलटिए, हमने नोट्स तो बनाई होंगी। देखिए हमने सुदर्शन झील को कहाँ पे पढ़ा था। चलिए मैं बताता हूँ। सुदर्शन झील को हमने देखा तो सबसे पहले सुदर्शन झील की स्थापना कौन कराता है? वह कराता है चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील में जो नहरें निकालता है वह कौन निकालता है? अशोक। झीलों का जो नहरों का जो पुनर्निर्माण कराता है वह कौन कराता है? रुद्रदामन। और रुद्रदामन का जो राज्यपाल था दोस्तों, जो राज्यपाल था जिसका नाम था सुविशाख, वह कराता है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण। यह किसमें लिखा गया है? यह इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आते हैं हम नौपान पर, जो कि हमने यहाँ तक छोड़ दिया था। रुद्रदामन को हम कवर कर चुके हैं। फिर आते हैं नौपान को। नौपान जो कि 119 से लेकर 124 ईस्वी में था, नासिक वाले क्षेत्रों में क्षयरात वंश का शासक। इसके सिक्कों पे जो हमें देखने को मिलता है, राजा की उपाधि हमें देखने को मिलती है। एग्जाम में कई बार पीसीएस शायद मेंस में पूछी गई थी किसी में कि किस राजा के सिक्कों पर राजा की उपाधि लिखी हुई मिलती है, तो किसके? नौपान या नौयान के सिक्कों पर। सबसे जो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, एक तो नौपान किस वंश के था? क्षयरात वंश का, पहला पॉइंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको किसने हराया था? क्योंकि दोस्तों मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि भारत में जब स्वदेशी राजवंश चल रहे थे, आज देखो ऐसा देखो कि मौर्योत्तर जो काल था, मौर्योत्तर काल था 200 BC से लेके ईसवी पूर्व से लेके 300 AD के बीच। इसी टाइम पे विदेशी और स्वदेशी राजवंश भारत में थे। अब जब थे तो सीमा विस्तार को लेकर इसमें अक्सर युद्ध होंगे तो हारा जीती तो दोस्तों बनी ही रहेगी। यहीं पे हमें देखने को मिलती है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो कि कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी था सातवाहन वंश का प्रमुख या प्रतापीय शासक। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किसको? नौपान को हराया था। विदेशियों की तुलना में भारतीय शासक ताकतवर थे और अपने साम्राज्य का अच्छा खासा, हालांकि सातवाहन वंश तो दोस्तों मौर्योत्तर काल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किसको हराया था? नौपान को हराया था। इसने जो राजधानी बनाई थी, एक बार दोस्तों इससे प्रश्न पूछा गया है, राजधानी किसको बनाई थी? तो मिन्नगर को बनाई थी। किसको? मिन्नगर। और जो मिन्नगर है वह भड़ौच और उज्जैन के बीच का जो क्षेत्र है, भड़ौच और उज्जैन के बीच के क्षेत्र में एक स्थान है जिसका नाम है मिन्नगर, जिसको राजधानी बनाता है नौपान। इसका अंतिम शासक है दोस्तों रुद्र सिंह तृतीय। अंतिम शासक द्वितीय तृतीय को खासकर आप याद रखा करें, क्योंकि जो अब कन्फ्यूजन बनती है प्रथम द्वितीय या तृतीय में खासकर कन्फ्यूजन बनती है। तो जो अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने हराया था। और इसी खुशी में चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के द्वारा आंध्र शैली यानी कि व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए जाते हैं। हालांकि इसको हम दोस्तों जब गुप्त साम्राज्य में पढ़ेंगे तो इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनको मैं बता देता हूं कि आप जुड़ी हुई चीज़ों को इजीली याद कर सकते हैं।
कि पहला क्या है दोस्तों, अंतिम शासक था रुद्र सिंह तृतीय, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने हराया, जो गुप्त शासक था। इसके बाद में हम दोस्तों गुप्त साम्राज्य को ही पढ़ेंगे। गुप्त शासक था, हराने की खुशी में व्याघ्र शैली के सिक्के चलाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। शक राजा अपने को क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिए कि जितने भी शक राजा हुए हैं वे अपने आप को कौन कहते थे, वे कहते थे अपने आप को क्षत्रप। अब दोस्तों शक वंश की राजधानी हमें दोस्तों आज पता नहीं क्या हो गया है दोस्तों कि ज़्यादातर मैं शब्दों को भूल ही रहा हूँ कि जो शक वंश की हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वह किससे प्राप्त होती है, वह प्राप्त होती है कुछ अभिलेख हैं, भारतीय अभिलेख है, उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि नौपान का एक नासिक गुहालेख है। रुद्रदामन का, इससे पहले हम इसको देख चुके हैं कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इससे भी शक वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों एक है सोडास का मथुरा एक दान पत्र है। सोडास का याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नौपान का नासिक गुहालेख, सोडास का मथुरा दान पत्र। ऐसे ही पूछा जाता है कि सोडास का जो दान पत्र है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मथुरा से। सोडास का मथुरा दान पत्र, नौपान का नासिक गुहालेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यह प्रमुख है जिनसे इस वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद में दोस्तों अगला है हमारा पार्थियन या पल्लव राजवंश। ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े से 2-4 पॉइंट हैं जिनको आप याद रखेंगे जो कि पूछे जाते हैं। पार्थियन या पल्लव, इनका जो मूल निवास था वह था ईरान। हालांकि जो शकों का मूल निवास था वह था उत्तरीय सीरिया। ऐसे आप याद रखेंगे कि जो पार्थियन या पल्लव थे इनका मूल निवास क्या था, ईरान था। इनका जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वह किसे माना जाता है, वह माना जाता है मिथ्रेडेट्स को। मिथ्रेडेट्स या मिथ्रेडाइट्स आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मध्य एशिया के राजवंश से इनके नामों में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता ही है। पार्थियन या पल्लव राजवंश, इनका मूल निवास जो ईरान में था और इनका जो वास्तविक संस्थापक है वो मिथ्रेडेट्स है। इसके बाद में यह प्रमुख जो शासक है वह है पार्थियन या पल्लव वंश का, वह है गोंदोफर्नेस, जो कि 20 से लेकर 41 ईस्वी के बीच शासन करता है। 20 से 41 ईस्वी के बीच कौन शासन करता है गोंदोफर्नेस, जिसकी राजधानी जो बनाता है वह किसको बनाता है, तक्षशिला को। याद रखेंगे दोस्तों, गोंदोफर्नेस ही एक प्रमुख शासक है। पहली बात तो पहला वंश का संस्थापक मिथ्रेडाइट्स प्रथम, गोंदोफर्नेस सबसे प्रमुख शासक पहला वंश का, जो 20 से लेकर 41 ईस्वी के में शासन करता है, राजधानी तक्षशिला को बनाता है। इसके बारे में जो सबसे प्रमुख घटना है और बार बार पूछी जाती थी, सेंट थॉमस कहे, सेंट थॉमस जो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में सर्वप्रथम आए, किसके शासनकाल में आए, तो वह दोस्तों गोंदोफर्नेस के शासनकाल में आए। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम ईसाई मत का प्रचार किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा, सेंट थॉमस के द्वारा किया गया था। और यही सर्वप्रथम भारत में एक ईस्वी के बीच, एक शताब्दी के बीच भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे। कौन थे दोस्तों, सेंट थॉमस थे, किसके शासनकाल में, गोंदोफर्नेस के। अंततः होता क्या है, यह बौद्ध बन जाता है, क्या बन जाता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है और उसका संरक्षण भी अपना योगदान देता है। गोंदोफर्नेस से एक दोस्तों प्रमुख अभिलेख है जिसका नाम है तख्ते बही अभिलेख। और हमें जो पहला या पार्थियन वंश की जो जानकारी प्राप्त होती है वह दोस्तों हमें तख्ते बही अभिलेख से प्राप्त होती है, जो किसका है, गोंदोफर्नेस का है। इसके बारे में दोस्तों केवल पूरे पहला वंश में ही 4-5 पॉइंट है इंपॉर्टेंट। मूल निवास ईरान का था, वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडाइट्स, गोंदोफर्नेस सबसे शक्तिशाली शासक, तख्ते वही अभिलेख किसका है, गोंदोफर्नेस का। सेंट थॉमस किसके शासनकाल में आते हैं, तो दोस्तों गोंदोफर्नेस के शासनकाल में आते हैं। अंततः दोस्तों होता क्या है कि बौद्ध धर्म को अपना लेता है और इसके संरक्षण में योगदान देता है और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाता है। यह दोस्तों 4-5 पॉइंट है जो आप इजीली याद रख सकते हैं। खत्म दोस्तों पहला या पार्थियन वंश, इतना ही है बस इसके बारे में। अगला जो इंपॉर्टेंट है वह है कुषाण वंश। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें जो शासक रहा है प्रमुख वह रहा है दोस्तों कनिष्क। कौन रहा है, कनिष्क, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुषाण राजवंश, कुषाण जो राजवंश था वह यूची कबीले की एक शाखा थी। अब याद करिए दोस्तों, यूची कबीला हमने कहाँ पर पढ़ा है, यूची कबीला आपको याद आया होगा दोस्तों। यह रहा दोस्तों यूची कबीला, जो कि चाइना वाले क्षेत्रों में तथा मध्य एशिया वाले क्षेत्रों में था। यूची कबीला के द्वारा शकों को भगाया गया था। शकों की 5 शाखाएं थी और यूची कबीले के द्वारा किनको, कुषाण राजवंश, यूची कबीले की एक शाखा थी
कोषाण राजवंश, और यूची कबीले की एक शाखा थी शक। ठीक है दोस्तों, कोषाण और शक एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं क्योंकि इनकी जो मूल शाखा है वह यूचीय कबीला ही है। यूची कबीले के द्वारा ही शक बने हैं, यूची कबीले के द्वारा ही बने हैं कोषाण। ठीक दोस्तों, इसके बाद में राजा देवपुत्र कहलाते थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और सभी जितने भी शासक हुए सभी के लिए यही है कि कोषाण वंश के जितने भी शासक हुए हैं उनको क्या कहा जाता था? देवपुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? देवपुत्र किन्हें कहा जाता था? कोषाण वंश के शासकों को कहा जाता था। इन्होंने जो उपाधियां धारण की, कोषाण वंश के शासकों ने सभी ने यह उपाधि धारण की, केसर और सीजर की उपाधि। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे, केसर और सीजर की उपाधि है किस वंश के शासकों ने धारण की? तो कोषाण वंश के शासकों ने धारण की। इसका जो संस्थापक था वह था कुजुल कटविशेष, पहला शासक भी था कुजुल कटविशेष, और जिसकी स्थापना कोषाण वंश में किसके द्वारा की जाती है? वह की जाती है कुजुल कटविशेष के द्वारा। इससे पहले दोस्तों हम देख सकते हैं इसके राज्य विस्तार को। राज्य विस्तार दोस्तों देख सकते हैं कि कनिष्क ने जो अपना राज्य विस्तार स्थापित कर लिया था सबसे बड़ा कोषाण वंश में, वो यहाँ बिहार से लेकर यहाँ चीन और यहाँ अफगानिस्तान तक और यहाँ दक्षिण में जो विंध्य पर्वत श्रेणी है, इन क्षेत्रों में कनिष्क का साम्राज्य विस्तार हो चुका था। आप देख सकते हैं कि कोषाण वंश का सबसे प्रतापशाली और सबसे जो शक्तिशाली शासक था वह था कनिष्क, और कनिष्क ने सबसे बड़े एरिया पर शासन किया था। किसके? कोषाण राजवंश के। वो आप एरिया देख सकते हैं, उतना है। और कुजुल कटविशेष कौन थे? कोषाण वंश के संस्थापक थे। हालांकि दोस्तों आप थोड़ा सा नजर में रखें, 1565 ईस्वी के बीच यह शासन करते हैं। 1565 ईस्वी के बीच कौन शासन करते हैं? कुजुल कटविशेष, जो कि कोषाण वंश के संस्थापक थे। यह किस धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म को मानते थे। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। रोमन सम्राट, एक रोमन सम्राट थे जिनका नाम था अगस्टस। अगस्टस के ही अनुरूप इन्होंने तांबे के सिक्के, याद रखें दोस्तों, केवल तांबे के सिक्के, तांबे के अलावा जो कुजुल कटविशेष थे इनके द्वारा कोई अन्य सिक्के जारी नहीं किए गए। कुजुल कटविशेष के बारे में दोस्तों, हालांकि इनने 15 से लेकर 65 वर्ष तक जरूर शासन किया। 15 से लेकर करीब याद देख सकते हैं दोस्तों, करीब 50 वर्षों तक इन्होंने शासन जरूर किया, लेकिन कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं की। खास उपलब्धि बस इतनी रही कि इन्होंने बस कोषाण वंश को सत्ता भारत में स्थापित कर दी। किसने? कुजुल कटविशेष थे। यूची कबीले की एक शाखा थी कोषाण। इसके जो राजा थे देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे या देवपुत्र कहलाते थे। उपाधि केसर और सीजर की धारण करते थे। कुजुल कटविशेष बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और रोमन सम्राट जो अगस्टस थे इनके अनुरूप केवल तांबे के सिक्के इसने चलाए थे। केवल तांबे के सिक्के बस। कौन थे? कुजुल कटविशेष। इतने ही 2 पॉइंट हैं इनके बारे में। अगला जो शासक है वह है दोस्तों विम कटविशेष। कौन है? विम कटविशेष। विम कटविशेष 68 से लेके 78 के बीच। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये 68 नहीं है, यह है 65। 15 से लेके 65 ईस्वी के बीच रहते हैं विम कुजुल कटविशेष, और 65 से 78 ईस्वी के बीच रहते हैं विम कटविशेष। कौन दोस्तों? विम कटविशेष। विम कटविशेष आप याद रखेंगे क्यों प्रसिद्ध हैं? विम कटविशेष केवल अपने सिक्कों के लिए प्रसिद्ध है। केवल दोस्तों अपने सिक्कों के लिए हम विम कटविशेष को पढ़ते हैं, और विम कटविशेष की ऐसी कोई खास उपलब्धि नहीं है। विम कटविशेष को वास्तविक संस्थापक कोषाण वंश का कहा जाता है। हालांकि संस्थापक कुजुल कटविशेष थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछता है अगर, वह थे विम कटविशेष। 65 से 78 ईस्वी के बीच शासन करते हैं। यह किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक दोस्तों, वास्तविक संस्थापक शैव धर्म का अनुयायी विम कटविशेष। स्वर्ण सिक्कों को नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित करवाया। यह दोस्तों है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कई बार पूछा गया है और आप सब गलत करते हैं कि सोने के सिक्के जो थे, स्वर्ण सिक्कों को नियमित और पूर्ण रूप से जो प्रचलित करवाया वह किसने करवाया? तो वह करवाया दोस्तों विम कटविशेष ने। कुजुल कटविशेष द्वारा केवल तांबे के सिक्के चलाए जाते हैं। सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के चलाए जाते हैं वह चलाए जाते हैं दोस्तों मिनांडर हिंद यवनों के द्वारा। अगर इसीलिए मैंने कहा था, अगर आपसे पूछता है, गौर से सुनिए दोस्तों, अगर आपसे पूछता है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, तो हिंद यवनों के द्वारा चलाए गए। ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्कों को नियमित एवं पूर्ण रूप से किन्होंने चलाया, तो वह चलाया कुषाण वंश के शासकों ने। कुषाण वंश में भी दोस्तों किसने? कुषाण वंश में भी विम कटविशेष ने। कुजुल कटविशेष ने केवल तांबे के सिक्के चलाए थे। इसके जो दोस्तों सिक्के थे तांबे के सिक्कों पर, सोने के सिक्कों को इन्होंने
बिम कट विशेष ने नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाया। लेकिन तांबे के सिक्के भी जारी किए थे। तांबे के सिक्कों पर इसके शिव, त्रिशूल और नंदी, शिव, त्रिशूल और नंदी की आकृति देखने को मिलती है। और एग्जाम में दोस्तों प्रश्न भी पूछा जाता है कि शिव, नंदी एवं त्रिशूल की जो आकृति हमें देखने को मिलती है किसके सिक्कों पर देखने को मिलती है, तो किसके सिक्कों में देखने मिलती है, वह देखने को मिलती है बिम कट के सिक्कों पर। ठीक है दोस्तों, इसने 2 उपाधियां धारण की थी। 2 उपाधियां इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वास्तविक संस्थापक है दोस्तों, और नियमित रूप से सोने के सिक्के जलाए हैं इसने। महेश्वर और सम्राटों का सम्राट, याद रखेंगे दोस्तों, पहला महेश्वर, दूसरा सम्राटों का सम्राट। जो उपाधि धारण की थी वह किसने की थी? विम कट विशेष ने धारण की थी। कौन सी दोस्तों? याद करिए, कौन सी? पहली महेश्वर, दूसरी सम्राटों का सम्राट। किसने उपाधि धारण की थी? किसने धारण की थी? विम कट विशेष ने। क्यों प्रसिद्ध है? वास्तविक संस्थापक है कुषाण वंश का, और सोने के सिक्कों को नियमित चलाया। इसके सिक्कों पर शिव, त्रिशूल और नंदी की आकृति देखने को मिलती है। शैव धर्म का अनुयायी था। सिक्कों के बारे में दोस्तों एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसके द्वारा सिक्के जारी किए गए थे, उनके एक तरफ देखने को मिलती है हमें यूरानीय शैली और दूसरी तरफ देखने को मिलती है हमें खरोष्टीय शैली। एक ही सिक्के पर एक तरफ यूनानीय शैली और एक तरफ यूनानीय लिपि और दूसरी तरफ खरोष्टीय लिपि, दोनों लिपियां एक ही सिक्के पर हमें देखने को मिलती हैं। अगला जो शासक आता है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है, वह है कनिष्क। इसका टाइम पीरियड बिल्कुल दोस्तों आप चुटकियों पे याद रखेंगे, 78 से 150, क्योंकि 78 ईस्वी में ही सॉरी दोस्तों, यह दोस्तों एडी है, बीसी नहीं है। 78 एडी में क्या चलाया जाता है? जब कनिष्क अपने बिम कट विशेष की मृत्यु के बाद कनिष्क गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठते ही अपना राज्याभिषेक करवाता है। 78 ईस्वी में, याद रखेंगे दोस्तों, 78 ईस्वी में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। और राज्याभिषेक करवाया जब, उसी 78 ईस्वी में इसने क्या, कौन सा, शक संवत को चलाया। जो दोस्तों कनिष्क था, आप सभी ने पढ़ा होगा कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हाँ, मैं भी मानता हूं दोस्तों यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन बौद्ध धर्म की किस शाखा का? हीनयान का या महायान का? तो यह दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम में कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। और कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। क्या होती है दोस्तों? चतुर्थ बौद्ध संगीति। हालांकि दोस्तों आज की वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बौद्ध धर्म में ट्रिक से जैसे भी हो सकता था इनको पूरी तरीके से याद किया था। जब इसको डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और कोई फायदा नहीं है। मैं बता देता हूँ दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो होती है 98 एडी में होती है दोस्तों, 98 एडी में होती है चतुर्थ बौद्ध संगीति। और अशोक को द्वितीय अकबर कहा जाता है। दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति जो होती है कनिष्क के शासनकाल में होती है, और कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे कि पहले मैंने हो सकता है कि आपको बता दिया हो द्वितीय अकबर। द्वितीय अकबर दोस्तों मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर के शासक थे एक जैनुल आबदीन को कहा जाता था। लेकिन द्वितीय अशोक जो कहा जाता है वह कनिष्क को कहा जाता है। किसे दोस्तों? कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, कैसे जो बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान 2 भागों में बंटना होता है, इन सभी चीज़ों को हम दोस्तों पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो मैंने बौद्ध धर्म के 2 पार्ट बनाए थे आपके लिए। मैंने बहुत ज़्यादा दोस्तों हर टॉपिक को काफ़ी डीप से पढ़ाया है आपको, ताकि कोई भी पॉइंट ना छूटे। किस तरीके से कौन सी चीज़ें हुई हैं सभी को मैंने बताया है। बौद्ध धर्म का अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो उसको यकीनन आप देखिए, आपको दोस्तों कॉन्फिडेंस आएगा। और जब प्रश्न बनाएंगे आप तो प्रश्न बनाने भी आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारा पढ़ने का तरीका केवल उतना ही है कि जो हमने थ्योरी को पढ़ा 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिटेल में, इसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कराता हूं मैं कि आप देख सकें कि हाँ जो हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अपनी बेहतर कर रहे हैं या बेहतर नहीं हो रही है हमारी। क्वेश्चन हमसे बन पा रहे हैं या क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। जहाँ हमसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि यकीनन मैं दोस्तों यकीन से कह सकता हूँ कि जब प्रश्न आपसे या मुझसे या किसी भी से बनते हैं तो खुद में यह गर्व होता है कि यार अब मुझसे ही प्रश्न बनने लगे हैं, और एग्जाम में बनेगा तो मैं ज़रूर करके आऊँगा। आप
महायान शाखा का अनुयायी था, द्वितीय अशोक कहा जाता है, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में सिक्कों पर बौद्ध का अंकन मिलता है। किसके सिक्कों पर? कनिष्क के सिक्कों पर बौद्ध का अंकन मिलता है। और सारनाथ में जो बौद्ध स्तंभ है, सारनाथ में जो बौद्ध स्तंभ है उसकी तिथि कनिष्क के सिक्कों पर जो बताई गई है वो 81 AD बताई गई है। कनिष्क की खड़ी हुई मूर्ति जो कि बड़े बड़े जूतों को पहने हुए हैं, हाथ में एक छड़ी को लिए हुए सिक्कों पे दिखाई गई है, वह दिखाई गई है। कहाँ से सिक्के मिले हैं? जो महाइस्त क्षेत्र से सिक्के मिले हैं उसमें कनिष्क को खड़ी मूर्ति दिखाई गई है। अभिलेखों में इसके 4 शहरों का नाम हमें देखने को मिलता है। 4 शहर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन कौन से? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। याद करिए दोस्तों, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। ये दोस्तों आपने नाम पहले भी कई बार सुने होंगे। महाजनपद काल में सुने होंगे, बौद्ध धर्म में सुने होंगे, जैन धर्म में सुने होंगे। कौशाम्बी जैन एवं महा दोनों धर्मों का है। चंपा एक महाजनपद था। यकीन नाम मैंने पहले भी कहा था, अगर नाम याद होंगे आप दोस्तों एक दूसरे चीज़ों को मिला पाएंगे। अशोक के अभिलेखों में 4 शहरों का नाम मिलता है, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। हम इसके क्षेत्र विस्तार को देख चुके हैं। इसके बाद में इसका कनिष्क का पुत्र आता है जिसका नाम है हुइस्क। कनिष्क के सिक्कों में हमें बौद्ध का अंकन देखने को मिलता है, लेकिन हुइस्क के सिक्कों पर शिव का और स्कंद विष्णु का अंकन हमें चित्र देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही पॉइंट इससे हुइस्क से पूछा जाता है। कनिष्क का पुत्र कौन था? हुइस्क, जिसके सिक्कों पर हमें शिव और स्कंद विष्णु की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों है क्या कि कनिष्क को एक चीन के जनरल थे, या चीन के शासक कह सकते हैं कि चीन के एक जनरल थे पांचाऊ। पांचाऊ ने से कनिष्क का युद्ध होता है। होता क्या है कि पहली बार में जब कनिष्क का युद्ध होता है तो पांचाऊ कनिष्क को हरा देते हैं, लेकिन जब दोबारा होता है तो कनिष्क फिर पांचाऊ को पराजित करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों जो हमारा कि शकों की भांति है छत्रप शासन व्यवस्था इन्होंने भी लागू की थी। कौन सी? छत्रप शासन व्यवस्था। इसीलिए मैंने पहले आपको शक में नहीं पढ़ाया था, क्योंकि दोनों में भी आप याद रखेंगे। जो छत्रप शासन व्यवस्था थी वह किनके द्वारा जारी की गई थी? शकों के द्वारा। लेकिन इनको चालू किसने भी रखा? उन्होंने कुषाणों ने भी इसको जारी रखा। इसने कनिष्कपुर उस तक्षशिला के सिरकप में नगर बसाया था। कनिष्कपुर जम्मू कश्मीर में किसने स्थापना की थी? कनिष्कपुर ने की तो कनिष्क ने की थी। उस तक्षशिला में एक जगह है जिसका नाम है सिरकप, जिसमें नगर की जो स्थापना की थी वह भी किसने की थी? कनिष्क ने की थी। अशोक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे है कनिष्क। हो जाता है दोस्तों जल्दी जल्दी में, शाम के लिए मैं आपको लिखता हूँ कि इतनी गर्मी है दोस्तों कि गर्मी के मारे में पसीने से सब कुछ पूरे तर हो जाते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी में कहीं पर गलत हो सकता है। हालांकि मैं जब देखता हूँ तो सुधार कर देता हूँ कि कनिष्क ने जब पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था तो वहाँ से किन वस्तुओं को कनिष्क लेकर गया था? तो पहली वस्तु है अश्वघोष को। अश्वघोष वस्तु नहीं है, व्यक्ति है। जो कि अश्वघोष कौन थे आगे हम देखेंगे। अश्वघोष थे जो उन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी है, सौंदरानंद लिखी है, सारीपुत्र प्रकरण प्रमुख ग्रंथों को लिखा है। कनिष्क ने जब पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तो अश्वघोष को अपने राज दरबार में ले गए, बुद्ध के भिक्षा पात्र को ले गए अपने साथ और एक कुक्कुट को अपने साथ ले गए थे। यह दोस्तों पीसीएस मेंस किसी ने पूछा गया था प्रश्न। सिल्क मार्ग पर जो पूर्णतः अपना अधिकार स्थापित किया वह एकमात्र व्यक्ति कौन था? वह कनिष्क था। सिल्क मार्ग पर अपना पूर्णतः अधिकार किसने स्थापित किया? तो कनिष्क ने किया। सिल्क मार्ग जो दोस्त था चीन से दोस्तों और रोम के बीच सिल्क या रेशम का व्यापार होता था। इसी के बीच जो अपना पूर्णतः नियंत्रण किसने स्थापित किया? वह स्थापित किया दोस्तों कनिष्क ने। चीन से रोम के बीच रेशम जाता था, वह 3 मार्गों से जाता था। एक तो कैस्पियन सागर होते हुए, दूसरा मार्ग से फरात, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, दजला फरात, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि दजला फरात नदियों के किनारे थी। हाँ दोस्तों वही है फरात नदी। एक मार्ग से फरात नदी होते हुए व्यापार होता था, अगला होता था भारत से लाल सागर होते हुए। इन तीनों मार्गों पर जो अपना पूर्ण अधिकार स्थापित किया वह कनिष्क ने किया था। आज दोस्तों थोड़ी कुछ रह जाती हैं स्थापत्य कला। क्या दोस्तों? स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में गांधार शैली और मथुरा कला शैली। गांधार शैली की जो
उत्पत्ति होती है वह दोस्तों होती है यवनों के द्वारा। किनके द्वारा? यवनों के द्वारा। लेकिन इसका जो विकास किया जाता है, इसमें सुधार या प्रसार इसका जो किया जाता है भारत में, वह किनके द्वारा किया जाता है? वह किया जाता है कुषाण राजवंश, और कुषाण राजवंश में खासकर कनिष्क के द्वारा किया जाता है। गांधार शैली पहले ही बताया, ईरानियों और अरमाइक लैकी का मिश्रण है, पूछा गया है एग्जाम में। मथुरा कला, बुद्ध की जो पहली मूर्ति बनाई गई थी, बुद्ध की पहली मूर्ति आपने रटा होगा। हालांकि दोस्तों इतिहासकारों में मतभेद है कि बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला शैली में बनाई गई थी लेकिन गांधार कला शैली में। इससे दोस्तों आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आप किसको टिक करेंगे? मथुरा कला शैली को। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला शैली में बनाई गई थी। गांधार एवं मथुरा कला शैली में पूर्ण विकास हुआ कनिष्क के शासनकाल में हुआ। कुषाण वंश के जो दोस्तों सिक्के थे, शुद्ध स्वर्ण सोने के सिक्के, शुद्ध स्वर्ण सोने के सिक्के किनके द्वारा? हमने देखा पहला वेमकट विशेष में दोस्तों नियमित तौर से, नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित किन्होंने करवाया? तो कुषाणों ने। शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाणों ने। शुद्ध सोने के सिक्के 124 ग्रेन तक के, 124 ग्रेन तक के शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण राजवंश के शासकों द्वारा जारी किए गए। और सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि सर्वाधिक तांबे के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए? मौर्योत्तर काल में। तो किनके द्वारा? कुषाण राजवंश के द्वारा। शुद्ध सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए? तो कुषाण राजवंश के द्वारा। अब दोस्तों कनिष्क के दरबार में थे कितने? 7 विद्वान। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब आप पीसीएस मेंस वगैरह देंगे तो इससे प्रश्न यकीनन पूछा जाता है कि 7 विद्वान कौन थे। और जब पीसीएस प्री में भी पूछा जाता है तो आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन से नहीं थे, तो फिर आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। इसलिए इनको याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनके बारे में 2-2, 3-3 पॉइंट मैंने और लिखे हैं जिनको आप याद रखेंगे। पहला दोस्तों जो है वह है चरक। कौन है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, आप यहाँ से देखिए, पहले हैं दोस्तों चरक। चरक के द्वारा लिखी गई है चरक संहिता। क्या लिखी गई है दोस्तों? चरक के द्वारा चरक संहिता लिखी गई है। और चरक को दोस्तों शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। चरक संहिता जो कि मैं कहूँ दोस्तों कि शल्य के मामले में, शल्य चिकित्सा के मामले में एक महान ग्रंथ है चरक संहिता। अगर आप देखेंगे दोस्तों, पैट जो उत्तर प्रदेश में पैट का एग्जाम होता है 2022 में हुआ था, उसके पेपर को देखेंगे तो एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछा गया था कि चरक जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है? चरक संहिता। तो चरक के द्वारा किससे संबंधित है? तो शल्य चिकित्सा से संबंधित है। अश्वघोष, अश्वघोष अब याद करिए दोस्तों कि अश्वघोष कौन थे? जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसके थे उपाध्यक्ष अश्वघोष। अश्वघोष के द्वारा 3 प्रमुख ग्रंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं और एग्जामिनर इन्हीं तीनों को एक साथ पूछता है कि इनमें से कौन जारी इनके द्वारा नहीं लिखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखेंगे कि अश्वघोष के द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, इनके द्वारा 3 ग्रंथ लिखे जाते हैं। एक बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया? अश्वघोष के द्वारा। अगला आ जाता है सौंदरानंद। सौंदरानंद किसके द्वारा लिखा गया? अश्वघोष के द्वारा। सारीपुत्र प्रकरण किसके द्वारा लिखा गया? अश्वघोष के द्वारा। अगले हैं दोस्तों वासुमित्र जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। जी दोस्तों, जो सातों हैं यह सातों कनिष्क के दरबार में विद्वान थे। अब मैंने यहाँ पर 7 विद्वान लिखे हैं, उनकी विशेषताओं को लिखा है। विद्वान तो पूछे ही जाते हैं। एक प्रश्न तो इसमें बनेगा कि इनमें से कौन कनिष्क के 7 विद्वानों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न इनकी विशेषताओं से बनता है कि चरक संहिता किससे संबंधित है, किनके द्वारा लिखी गई है, अश्वघोष के द्वारा कौन से ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण 3 लिखे गए हैं। वासुमित्र कौन थे? यह अध्यक्ष थे, चौथी बौद्ध संगीति थे। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर होती है? तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में होती है। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। अब दोस्तों है मातृचेट। कौन है? मातृचेट। यह कौन थे? यह थे अर्धय शतकम। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है अर्धय शतकम। क्या लिखा गया है दोस्तों? अर्धय शतकम। याद रखेंगे दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे कि मातृचेट 7 विद्वानों में कनिष्क के शामिल थे और अर्धय चेट जो लिखा गया है, अर्धय शतकम, सॉरी दोस्तों, अर्धय शतकम जो लिखा गया है ये मातृचेट के द्वारा लिखा गया है। संरक्षक, संरक्ष दे जो विद्वान थे, 7 में ऐसे संरक्ष थे,
इनको कौन थे? यह थे दोस्तों राजपुरोहित। कनिष्क के दरबार में राजपुरोहित कौन थे? तो यह थे संघरक्ष। अगला आ जाता है दोस्तों नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में हमने दोस्तों बौद्ध धर्म में भी अच्छे से पढ़ा था। हालांकि देख लेते हैं कि माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक है नागार्जुन। शून्यवाद सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है? नागार्जुन ने। भारत का आइंस्टाइन किन्हें कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। इनके बारे में यह पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। अगले हैं दोस्तों, लास्ट हैं जो हमारे, वह है एजिसिलाओस। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एजिसिला जो ओस थे यह है प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान थे। एजिसिलाओस प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान थे जो कनिष्क के दरबार में थे। एक बार फिर से देखते हैं 7 विद्वानों को। चरक, अश्वघोष, वासुमित्र, मातृचेट, संघरक्ष, नागार्जुन और एजिसिलाओस, यह 7 हैं। इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट यह पॉइंट लिखे गए हैं। तो दोस्तों यह रहा हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप थोड़ी सी मेहनत को हमारी समझ रही होंगी कि आपके लिए मेहनत की जा रही है। मैं पर डे दोस्तों कैसे भी करके, हालांकि मैं भी एक यार दोस्तों सामाजिक प्राणी ही हूँ, मेरी भी कुछ काम घर के काम हैं और समझ सकते हैं कि घर में मैं ही बड़ा हूँ, सारे काम मुझे ही देखने पड़ते हैं। आपके लिए जब टाइम मिलता है, जब चाहे रात के 1 बज रहे हों चाहे 2 बज रहे हों, हालांकि मैं दोस्तों कोशिश करता हूँ कि आपके लिए सुबह ही वीडियो बनाई जाए, क्योंकि रात में दिन में लाइट बार बार जलाती जाती है और इतना टाइम नहीं रहता है कि हर बार वीडियो काट कर आपके लिए बार बार बनाई जाए। तो लाइट चली भी जाती है, जैसे कि वही चली गई थी दोस्तों जब 5 मिनट की वीडियो बन पाई थी और अब तक लाइट नहीं आई है। तो चीज़ें आपको क्लियर दिख रही हैं दोस्तों। आपके कमेंट्स भी पढ़ लेता हूं मैं कि आप बताते हैं सर हाँ चीज़ें दिखती हैं, लाइट नहीं रहे तब भी कोई बात नहीं है। और आपका दोस्तों बहुत धन्यवाद जो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स किया कीजिए, ताकि दोस्तों ना तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ ना आप मुझे जानते हैं। हालांकि जब आप कमेंट्स करेंगे, बताएंगे कि मेहनत कैसी हो रही है, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो दोस्तों अच्छा लगता है कि जब आप कमेंट्स करते हैं। बस यही दोस्तों एक मात्र जरिया है कि आप वीडियो के कमेंट्स करिएगा और बताइएगा सर मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों देख लेते हैं फिर से आज की वीडियो हमने किनको देखा। विदेशी राजवंश पहली वीडियो हम पढ़ चुके थे। आज की वीडियो हमने देखा विदेशी राजवंश। पहले जो आते हैं हिंद एवं, फिर आते हैं शक, फिर आते हैं पहला और फिर आते हैं कुषाण। इनको दोस्तों आप चारों को क्रम को याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।